guys, a very warm welcome to the very first session of the Indian National Movement जहां हम शुरू करने वाले हैं the first war of independence 1857, the 1857 revolt. जी हाँ, इस revolt की बात होगी आज with me Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazing. तो बच्चों, Indian national movement basically deals with everything that has been there in our struggle of independence. हमारी आजादी की लड़ाई में हमने शुरू से लेकर अंत तक जो किया है, बिल्कुल अर्ली नेशनलिस्ट, सबसे पहला रिवोल्ट, वहां से लेकर के क्विट इंडिया मूवमेंट तक, हर एक चीज यहाँ पे इस सेशन में, इस यूनिट के अंदर आएगा. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से. सबसे पहला वॉर जो इंडिपेंडेंस है उसका पहला सेशन है आज. तो हम शुरू करते हैं और बात करते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उसकी. उसके पहले मैं आपको एक चीज जरूर याद दिला दूं कि हमने एक आउटलाइन सेशन किया हुआ है जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ है द इंडियन नेशनल मूवमेंट जो यूनिट है, उस यूनिट के अंदर किस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, so let's will begin with this amazing quotation or inspirational words of inspiration, which is, did you try optimism today? Optimism क्या होता है? Positivity, being positive, being affirmed कि हमारे साथ अच्छा ही होगा. तो हमेशा क्या होता है, हमारी टेंडेंसी होती है कि we tend to say negative things कि यार ये तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ये खत्म होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे होने वाला है, पता नहीं क्या ही होने वाला है. इतना पेसिमिस्ट नहीं होना है यार. ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक. मुझे देखो, मुझे हमेशा लगता है कि ये नहीं हुआ, कुछ अच्छे के लिए नहीं होगा. ऑलवेज हैव दैट अप्रोच एंड द मोमेंट यू ट्राई दिस, आई एम टेलिंग यू, इट शिफ्ट्स योर मूड, इट शिफ्ट्स योर अप्रोच इन लाइफ, इट शिफ्ट्स सो मेनी थिंग्स ऑन सो मेनी लेवल्स. सो ट्राई ऑप्टिमिज्म टुडे एंड लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द टॉपिक्स दैट विल बी कवरिंग. तो बच्चों, आपके सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है कि हमें बात करनी है कॉजेस की. Causes में कौन कौन सी causes? So there is going to be political cause, there is going to be socio and religious cause, there is going to be economic cause, this economic cause, and there is going to be the military causes. ठीक है, उसके साथ साथ हमें एक इमीडिएट कॉज भी एड्रेस करना है जो कि इनफील्ड राइफल्स के बारे में होगा. तो ये कॉजेस हमें करनी है और उसके बाद हमें बात करनी है कॉन्सिक्वेंसेस की. यानी कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या रिजल्ट था इस वॉर का, इस रिवोल्ट का. ये आपके सिलेबस में, जब मैंने आउटलाइन डिस्कस किया था तो बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि मैम इवेंट्स वगैरह तो नहीं है, ये आप क्यों बोल रहे हो, कैसे करेंगे हम. बच्चे, आपकी बात सही है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि सिलेबस में एज पर टेस्टिंग, मतलब फॉर असेसमेंट पर्पसेस नहीं है. इस चैप्टर में आपके बुक में भी और आईसीएसई की सिलेबस में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि हमें करने हैं सिर्फ कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस. उसके अलावा वी विल स्टिल बी डिस्कसिंग द इवेंट्स. व्हाई? बिकॉज इवेंट्स हेल्प अस टू एस्टैब्लिश द कॉन्टिन्यूटी. इवेंट्स हमें हेल्प करती है ये समझने में कि क्या पर्पस है, क्यों, कैसे हुआ. हम लोग कोशिश करेंगे कि ड्रॉबैक्स जो आपकी बुक्स में दिए हैं वो भी समझ लें. व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स यू फर्दर टू अंडरस्टैंड कि ये मूवमेंट क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ और क्यों आगे चल के नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स ने कुछ रिजल्ट, कुछ चेंज, कुछ मोबिलाइजेशन देखी थी. ठीक है, तो इन सारी वजहों से हम वो चीजें भी करेंगे कुछ कुछ ऐसे जो आपकी बुक में गिवन है बट इज नॉट गोइंग टू बी असेस्ड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. बट व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, यू आर ओनली गोइंग टू पिक अप द टॉपिक्स व्हिच आर गोइंग टू कम फॉर योर एग्जाम, बट दोस टॉपिक्स वुड बी वेल अंडरस्टूड. आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा क्योंकि आपने आगे पीछे ऊपर नीचे सारी चीजें पढ़ ली होंगी. ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कॉज के साथ. अब आप यहाँ पे ये नहीं बोलोगे मैम सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक कॉज क्यों छोड़ दिया आपने, आप पॉलिटिकल मिलिट्री पहले क्यों करा रहे हो. यार थोड़ा अलग अप्रोच लेते हैं, कोई हार्म नहीं है. हमने सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो रिलीजियस और इकोनॉमिक कॉज रखा है नेक्स्ट सेशन के लिए, वहां पे करेंगे हम, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. आज हम पॉलिटिकल और मिलिट्री करते हैं. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. और सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ. यार देखो, ब्रिटिशर्स तो 200 साल पहले आ गए थे. ब्रिटिशर्स हमारे आ गए थे 18th सेंचुरी में. ठीक है, ब्रिटिशर्स हमारे कब आ गए थे? 18th सेंचुरी में. करेक्ट, दे वर हियर इन द 18th सेंचुरी इटसेल्फ. लेकिन तब रिजेंटमेंट क्यों नहीं थी लोगों के अंदर, तब लोग उनसे क्यों नहीं लड़ते थे, तब लोगों की प्रॉब्लम क्यों नहीं थी, ऐसा क्या डिफरेंट था. तो बच्चे, एक चीज मैं आपको फटाफट ये बता दूं कि जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, दे हैड ओनली कम फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग. उनका पर्पस क्या था? उनका पर्पस था ट्रेड करना, उनका पर्पस था बिजनेस करना.
ठीक है, बिजनेस करने आए थे ये लोग, दे वो बिजनेसमैन, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कौन सी गवर्नमेंट का नाम कंपनी होता है यार? ब्रिटिशर्स का था ना। कैसे था? तो ईआईसी क्या था बच्चा? ईआईसी वाज अ ट्रेडिंग कंपनी व्हिच हैज जस्ट कम टू इंडिया बिकॉज ऑफ सो मेनी अवेलेबिलिटीज ऑफ कमोडिटीज इन इंडिया। इंडिया में बहुत कुछ रिसोर्सेज के टर्म्स में अवेलेबल था, तो वो लोग ट्रेड करने यहाँ आए थे। जब यहाँ आकर वो लोग रहने लग गए, तब उन्होंने रियलाइज किया कि देयर इज अ स्टैग्नेशन इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है, कोई भी स्कॉलर्स नहीं है, कोई भी ढंग से देख नहीं रहा है, और इंडिया है एक सुनहरा पंछी। India was like a golden bird to them, with resources, with all the money, with all the jewelry and the everything fancy. India बहुत ही enriched country था। तो इस वजह से उनकी नीयत जो है ना बदल गई, उनकी नीयत पलट गई। उन्हें लालच आ गया, उन्होंने कहा अब हम यहीं रहेंगे और हम इसको कोलोनाइज भी करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दे वर मोर पावरफुल ऑल्सो, उनके पास टेक्नोलॉजी, उनके पास आर्म्स एंड एमिनिशंस, आर्मी, ये सब कुछ ज्यादा थी, तो वो ज्यादा डोमिनेट कर सकते थे। दे वर ऑल्सो मोर रिच एंड डेवलप्ड कंट्री। तो ये एक बैकग्राउंड हो गया कि क्यों जब ब्रिटिशर्स आए थे तो लोगों ने उनको आने दिया था और बाद में उनको भगाने की कोशिश कर रहे थे। बट उसमें भी लोगों के अंदर ये भावना कहां से जागी? वेयर डिड द इमोशन ऑफ हेट्रेड, रिजेंटमेंट केम अगेंस्ट ब्रिटिशर्स? बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रिटिशर्स पहले सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे थे। अब देखो, आपके कोई कॉलोनी में ट्रेडर आता है और वो सिर्फ आकर के दुकान खोल के ट्रेडिंग कर रहा है तो किसी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर वो वहां का दादा बनने लग जाए, लोगों के अपने पर्सनल बिजनेस में, प्राइवेट मैटर्स में इंटरफेयर करने लगे, बोले तुम दोनों अपना झगड़ा सॉल्व करो क्योंकि मेरी ट्रेडिंग में हार्म हो रहा है, तुम ऐसे करोगे, तुम दोनों अब साथ में नहीं रहोगे क्योंकि मेरी ट्रेडिंग में हार्म हो रहा है, तुम ऐसे करोगे, तो तब आपको उससे होने लगेगी प्रॉब्लम, राइट? यही चीज ब्रिटिशर्स करने लगे थे। ब्रिटिशर्स जो है अब वो इंडिया को कॉन्क्वेस्ट करने लग गए थे। नाउ दे वर स्प्रेडिंग ओवर, अब ये लोग कर रहे थे स्प्रेड, दे वर स्प्रेडिंग ओवर एंड दे वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कंट्रोल। ठीक है, सिर्फ स्प्रेड ही नहीं कर रहे थे, अब ये लोग अपना पॉलिटिकल कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। नाउ द मोमेंट दैट स्टार्टेड टू हैपन, लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग गया। और इसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, जैसे मैंने आपको बोला, पहले एक जगह पे आए, वहीं पे अपना बस गए, वहां पे अपना काम वाम कर रहे थे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। नाउ दे वर ट्राइंग टू कंसोलिडेट द ब्रिटिश रूल। अब वो स्प्रेड भी कर रहे थे और अपने रूल को ज्यादा सॉलिडिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, अपने प्रेजेंस को ज्यादा सॉलिडिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, और यहां से लोगों के अंदर में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फीलिंग जाग गई। अब वो क्या कॉजेस थे which led to the very first world war, not world war, which led to the very first war of independence? यानी कि 1857 में रिवोल्ट हुआ, तो क्यों हुआ? 1957 में क्यों नहीं हुआ था? बच्चे, ऐसे कोई बात नहीं है कि इसके पहले कोई रिवोल्ट नहीं हुआ था। इसके पहले भी लोग खड़े हुए थे, इसके पहले भी लोग चाहते थे कि ब्रिटिशर्स एक्सपैंड ना करें, इसके पहले भी लोग अपने हक के लिए, अपनी जमीन के हक के लिए, अपने मदरलैंड के लिए लड़ रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि all the fights and the rebellion against the Britishers before 1857 happened only in isolation. यानी कि या तो इन लोगों को इनफ सपोर्ट नहीं मिला, या फिर ज्यादा लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, तो ये बहुत ही ज्यादा आइसोलेशन में और स्कैटर्ड फॉर्म में होता था। यानी कि सारे लोग इकट्ठे नहीं आते। देखो, एक उंगली लड़ेगी तो वो टूट जाएगी, पर पूरी मुट्ठी आएगी तो वो दम से जवाब देगी सामने वाले दुश्मन को। ये मुट्ठी हमारी नहीं बन पा रही थी। all the citizens were not able to come together, or lot of citizens were not able to come together because they were not aware of such events happening. तो ब्रिटिशर्स जो है पहले थोड़ा थोड़ा वो भी शोर ज्यादा नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे थे, तो ये रिबेलियंस, ये रिवोल्ट्स, ये भी ज्यादा शोर नहीं कर रहे थे, ये भी हल्के हल्के में कहीं यहाँ कहीं वहां आइसोलेशन में स्कैटर्ड फॉर्म में हो रही थी। तो ना इनको सपोर्ट मिल रहा था, ना ब्रिटिशर्स को बहुत रोक टोक मिल रही थी। बट 1757 में आने के बाद 1857 तक ब्रिटिशर्स का हाव भाव ही बदल गया, उनकी पूरी पर्पस ही यहाँ पे बदल गई। अब कोई ट्रेडिंग में उन्हें इंटरेस्ट नहीं था। नाउ दे वांटेड टू एक्सपैंड, नाउ दे वांटेड टू हैव कंट्रोल, नाउ दे वांटेड टू हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल empowerment. Basically they wanted to be superior and dominate the Indians.
अब यहां पे जब इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा, इसकी वजह से दे स्टार्टेड रैपिडली एक्सपैंडिंग एंड कॉन्क्वेस्टिंग। अब वो कॉन्कर करने लगे, जमीन पर अपना हक जमाने लगे, उसको छीनने लगे, लोगों से लेने लगे और अपनी स्प्रेड जो है वो धीरे धीरे फैलाने लगे। हाउ वर दे डूइंग इट? दे वर यूजिंग एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। अब ऐसे पॉलिसीज यूज कर रहे थे जिससे वो एक्सपैंड कर सके। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो आप समझो कि सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, हर लेवल पे नाउ दे वर ट्राइंग टू डोमिनेट एंड एक्सप्लॉइट। अब वो इंडियंस को डोमिनेट और एक्सप्लॉइट कर रहे थे हर एक लेवल पे, और इस वजह से लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई। इस वजह से लोग अब नोटिस करने लग गए, ब्रिटिशर्स लोगों की आंखों में चुभने लगे थे। अब वो कांटा बन गए थे जिनको लोग बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। इसके पहले वो हल्के हल्के में शोर नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे से फैल रहे थे। बट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी दे गॉट अ लॉट ऑफ पावर। ठीक है, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ उसके बाद उन्हें लगा उन्हें तो बहुत हक मिल गया है, अब वो खुलकर स्प्रेड करेंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे। अब जब वो स्प्रेड करने लगे तो बच्चों हर एक क्लास के लोगों को दिक्कत होने लगी, क्योंकि हमारे यहाँ पहले मोस्टली मोनार्की थी, हर जगह एक्चुअली मोनार्की ही थी, या तो इंडियन रूलर्स थे या मुगल्स थे। ठीक है, तो ये हर जगह उनको हटाने लग गए, यानी कि जो राजा महाराजा थे उनका हक उनसे छीना जाने लग गया। फार्मर्स जो थे आपके, फार्मर्स, पेजेंट्स, उनसे उनके लैंड के राइट्स छीनने लग गए, उनको अब लैंडलेस बनाने लग गए, या फिर लैंड की डिपेंडेंसी क्रिएट होने लग गई। ठीक है, लैंड डिपेंडेंसी क्रिएट होने लग गई। वो जमीन लेने लग गए अपने हक में और बोलने लगे कि अब आप हमारे लिए काम करो। जो आर्टिजन्स थे उनकी बिक्री बंद हो गई। देखो यार, आर्टिजन्स की खरीदार कौन थे? आर्टिजन्स के खरीदार थे किंग्स, आर्टिजन्स के खरीदार थे टूरिस्ट्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब ब्रिटिशर्स ही ज्यादातर हैं, किंग्स के पावर को उनको हटा दिया गया है। जो रिच लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आर्टिजन्स के लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो गई, और अब वो भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। वो हमारे कल्चर को, हमारे हेरिटेज को ज्यादा आगे इंटैक्ट नहीं रख पा रहे थे। साथ ही साथ वेल पेड हायर पोस्ट्स वर रिजर्व्ड ओनली फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स, यानी कि एवरीथिंग क्रीमी was given only to the Britishers। बाकी जो छाछ था, नहीं, छाछ का जला, आई एम नॉट श्योर क्या होता है, आई डोंट नो द सेइंग, आई एम फॉरगॉटन इट। बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो अच्छी मलाईदार चीजें थी वो ब्रिटिशर्स को दे दिया था, और जो बचा कुचा सड़ा गला था वो दे रहे थे इंडियंस को। तो इंडियंस को लग रहा था हमारी कंट्री में घुसकर हमारे साथ ही ऐसा कर रहे हैं। तो ये फीलिंग ऑफ सप्रेशन एंड फीलिंग ऑफ एलियनेशन, फीलिंग ऑफ डोमिनेशन, फीलिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये सब कुछ आने लग गई इंडियंस के अंदर, जिसकी वजह से वो बहुत नाराज हो गए थे। जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, प्रीस्ट थे, स्कॉलर्स थे, उनकी भी बात सुनने वाला कोई नहीं था। उनको मंदिरों से निकाल दिया था। उनको जो पहले भाव दिया जाता था, किंग्स दिया करते थे, लोग दिया करते थे, उनकी इनकम पूरी पूरी इन लोगों पे डिपेंड करते थे, इंडियन रूलर्स पे, अब वो भी नहीं हो रहा था। बेसिकली एवरीवन हैड स्टार्टेड फेसिंग द हार्डशिप्स। हर एक बंदा, एवरी सेगमेंट, ठीक है, एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी वॉज फेसिंग हार्डशिप। देखो बच्चे, इसके पहले जब भी कोई राजा महाराजा, मुगल्स भी बाहर से आए थे, दे वर ऑल्सो फॉरेन इन्वेडर्स, बट दे वर स्टिल वेलकम बिकॉज दे डिड नॉट लिटरली, दे डेफिनेटली फॉट अ वॉर एंड रिमूव द किंग इन पावर एंड केम इन टू पावर। बट ऐसा नहीं है कि जो अमीर लोग हैं, जो मतलब हर एक सेगमेंट के लोग से पंगा ले लिया, सबकी जिंदगी उथल पुथल कर दी, सबको दबा दिया, नहीं, सबकी जिंदगी बराबर चली थी। उनको अपने पावर से मतलब था, और वो बाकी लोग को भी कुछ ना कुछ हक देते थे। बट यहाँ पे इन लोगों ने टॉप टू बॉटम पूरे सिस्टम को हिला दिया था। साथ ही साथ सोल्जर्स, इनफैक्ट सोल्जर्स जिनकी मदद से दे वर एक्सपैंडिंग, इंडियन सोल्जर्स हु वर हेल्पिंग इन एक्सपेंशन, हु हेल्प्ड इन एक्सपेंशन, ये जो एक्सपेंशन चल रहा था, उनकी जिंदगी तो आसान होनी चाहिए थी, उनकी जिंदगी और डिफिकल्ट हो गई, क्योंकि उनको पैसे भी कम मिलते थे, और साथ ही साथ उनके साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी की जाती थी, उनकी ट्रीटमेंट भी अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो इंडियंस थे, वो ब्रिटिशर्स नहीं थे। तो फाइनली इन सारी रीजंस की वजह से कंसोलिडेटेड, ठीक है, लोगों के अंदर आ गया था बहुत ज्यादा हेट्रेड। सारे लोग, एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, राइट फ्रॉम द किंग्स टू द आर्टिशंस टू द पुअर पीपल टू द सोल्जर, एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी वाज नाउ डन विद द ब्रिटिशर्स। अब सब परेशान हो गए, तो कहते हैं इनको यहां से निकालो। तो दैट मेड 1857 में द सिचुएशन पर्टिकुलरली एंड परफेक्टली राइप फॉर अ मास अपराइजिंग, बिकॉज नाउ पीपल वर कमिंग टुगेदर, पीपल वर कमिंग टुगेदर।
Now they were aware of the brutal treatment by Britishers. ब्रिटिशर्स जो कर रहे थे ना, अब वो लोगों को पता चलने लग गया था, तो इसीलिए अब ये सारे लोग आ गए इकट्ठे। इसके पहले लोग बिखरे बिखरे जगह जगह पे रिबेल कर रहे थे, तो किसी को पता नहीं चल रहा था। अब सारे लोग एक साथ खड़े हो गए हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है शुरू। हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस की, यानी कि पॉलिटिकल टर्म्स में क्या क्या थे। तो सबसे पहला कॉज था पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स ने कई सारे मेथड्स यूज किए थे। क्या मेथड्स यूज किए थे? आउटराइट वॉर, सब्सिडियरी अलायंस, यूजिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिसरूल। बच्चे ये सारे बहाने दे करके वो अल्टीमेटली क्या करना चाहते थे? वो हड़पना चाहते थे उस सारी जमीन को। दे यूज्ड टू बेसिकली एनेक्स एवरीथिंग दैट वाज देयर, और जबरदस्ती रूल करते थे। तो सबसे पहले आउटराइट वॉर्स क्या है? तो यहाँ पे सीधा सीधा वॉर्स होते थे, सीधा सीधा बैटल होता था, ठीक है। यानी कि जैसे कि पहले वॉर हुआ करता था, झगड़ा हुआ करता था दो राजाओं के बीच में। मुगल्स जब आए तो उन्होंने जिसको रिप्लेस किया, उसके पहले जो था जैसे जिसको रिप्लेस किया, अशोका ने भी लड़ाई की थी, ऐसे से कितने लोगों ने लड़ाई की थी। तो ये जो भी वॉर्स होते थे, ब्रिटिशर्स बिल्कुल आउटराइटली वॉर करने लगे। जैसे कि बक्सर में 1764 में जो वॉर हुआ था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उन्होंने तब कंट्रोल ले लिया। एंग्लो मैसूर वॉर से मैसूर स्टेट में 1769 से 1799 में, 67 से 99 के बाद उन्होंने वहां ले लिया। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1818 के बीच में हुआ, जहां पे नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर द पेशवाज डोमिनेशन, जहां पे पेशवा रहते थे, बाजीराव मस्तानी में पेशवा थे, मराठा रूलर्स, वहां पे डोमिनेशन उन्होंने अपना एस्टैब्लिश कर लिया। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में उन्होंने पंजाब में कर लिया, जो कि 1823 से 1856 में हुआ था। और आगे बढ़ते ही गए, सिंध में, असम में, अरकना में, तनासेरिम में, पेगू में, म्यांमार में, बेसिकली ये सारी जगह हमारे अंडर फॉल करती थी। तब ये दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब कुछ तब हमारे अंडर था, राइट। दे हैड स्टार्टेड स्प्रेडिंग एवरीवेयर बाय फोर्स, वायलेंस, आर्मी। तो ये तरीका था जिसके थ्रू, आर्म्स एंड एमुनिशंस के थ्रू ये एंटर कर गए। दैट वाज डायरेक्ट वॉर। फिर हुई सब्सिडरी अलायंस, बेसिकली जो कि लॉर्ड वेलेसी ने किया था। यहाँ पे ये लोग अग्रीमेंट में आते थे ऑलरेडी जो रूलर्स थे उनके साथ, थ्रू नेगोशिएशंस, उनके साथ नेगोशिएट करके दीज गाइज यूज्ड टू से कि ठीक है, आपको हम राजा रहने देंगे, लेकिन आप हमारे कुछ कंडीशंस मानो। अल्टीमेटली सुपीरियर पावर तो ब्रिटिशर्स ही होंगे, आपकी सोवरेनिटी यानी कि सारी डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंस आपके अंदर कुछ भी नहीं है, आपका मेन पावर बिलोंग करेगा हमें। बेसिकली व्हाट आई मीन इज दैट लेट्स से दिस इज अ पीस ऑफ लैंड दैट बिलोंग्स टू मी, ठीक है, ये लैंड का ओनर आई विल ओनली बी। इसको लैंड, इस लैंड को किसको सेल करना है, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या खेती होगी, ये सारे डिसीजंस मेरे होंगे। बट आई विल हैव अ केयर टेकर हु विल फील लाइक बेसिक स्टफ ओवर हियर, कि ठीक है, फल जो हुआ वो हमने खा लिया, पेड़ों में जो खाद देना है वो हमने दे दिया, पानी पटा दिया, यहाँ हम रह रहे हैं तो हम यहाँ के ओनर है, ऐसा उनको फील करने दिया। बट सुप्रीम ओनर मैं हूं और मैं डिसाइड करूंगी ये जमीन किसको बिकेगी, इसकी बाउंड्री कहां बनेगी, इसमें कौन कौन रहेगा। ये सोवरेनिटी जो है ये ब्रिटिशर्स के पास थी। तो ये इस एग्रीमेंट में आती थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी प्रिंसली स्टेट्स के साथ, यानी कि जो मोनार्क्स थे, जहां पे प्रिंसेस थे, मोनार्क्स थे, जो राजा बहुत टाइम से यहाँ पे रह रहे थे, किंग्स एंड प्रिंसेस, इन प्रिंसली स्टेट्स के साथ ये अग्रीमेंट में आते थे। उनको कहते थे ठीक है, आपको अभी भी आपका पावर दिया जाएगा, बट यू बेसिकली आर अंडर अस, यानी कि द ब्रिटिशर्स वर द सुप्रीम बॉस। सुप्रीम बॉस कौन था? ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब रूल्स क्या थे, व्हाट वर द सर्टेन कंडीशंस जिसके ऊपर ये अग्री करते थे। इन्होंने साफ साफ कहा था कि ब्रिटिश सुप्रीम पावर होगी, फॉरेन रिलेशन कुछ भी नहीं होगा, यानी कि एक्सेप्ट फॉर ब्रिटिशर्स, और आप किसी के साथ भी इंडल्ज नहीं करोगे, किसी भी दूसरे यूरोपियन कंट्री के साथ ट्रेडिंग, बाकी किसी भी तरह का अग्रीमेंट, उनको यहाँ रहने देना, उनको यहाँ पे काम करने देना, इन सब में से किसी चीज के लिए अग्री नहीं करना है। एक ब्रिटिश का बंदा रहेगा जो आपके हेडक्वार्टर में रहेगा, हु वुड बेसिकली बी लाइक देयर एम्बेसडर, देयर स्पाई,
देयर यू नो देयर आईज इन देयर, मतलब मेरी आंखें बंद करके, मेरी ब्रिटिशर्स की आंखें बंद करके वो वहां रहेगा, विल कीप अ चेक ऑन एवरीथिंग। दे अग्रीड टू इवन मेंटेन द ब्रिटिश ट्रूप्स, यानी कि ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करना होगा उनको अपने कॉस्ट पे, मैं अपने पॉकेट से ब्रिटिश की आर्मी को ध्यान दूं, उनका ध्यान रखो, उनको पालू, ऐसा ऐसा डाल दिया था। मतलब आपकी अपनी आर्मी तो होगी नहीं, सबसे पहले दे वर नॉट अलाउड टू हैव देयर ओन आर्मी। आर्मी किसकी होगी? ब्रिटिश की होगी, पर उसका ध्यान कौन रखेगा, उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? जो ये रूलर्स है वो करेंगे। सो बेसिकली इनका इंडिपेंडेंस तो खो ही गया था, इनके मन में बस फीलिंग थी कि हाँ हमारे पास है, हम अभी भी नवाब हैं, हम अभी भी यू नो राजा महाराजा हैं, इस तरह से। तो सबसे पहले नवाब ऑफ अवध 1765 में इस नेगोशिएशन के अंडर आए थे। बाय 1856 a lot of Indian states had been annexed or had entered into alliances with the company। ठीक है, तो पहले आउटराइट वॉर्स हो गए, फिर ये सब्सिडियरी अलायंस हो गया। ठीक है, उसके बाद आता था डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। बच्चों डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स का बेसिकली मतलब ये था कि इफ एनी इंडियन रूलर डज नॉट हैव अ मेल एयर, यानी कि कोई उनका मेल डिसेंडेंट नहीं है, कोई भी आगे की जनरेशन को बढ़ाने वाला प्रिंस नहीं है, मेल फीमेल भी नहीं, प्रिंसेस होने से भी नहीं होगा, तो वो जगह अपने आप ब्रिटिशर्स के अंडर फॉल कर जाएगी। ठीक है, ये कंपनी का रूल था। और यही चीज 1856 में इन्होंने आनंद राव, जो कि आपके अडॉप्टेड सन थे रानी ऑफ झांसी एंड राजा ऑफ झांसी के, उनको उन्होंने मानने से, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और कहा कि एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स झांसी जो है 1856 में फॉल कर जाएगी ब्रिटिशर्स के रूल में। आनंद राव वाज अ सन टू रानी ऑफ झांसी, उनके लिए वो बिल्कुल अपने बच्चे जैसे थे, बट क्योंकि वो एक्चुअली उनके अपने ब्लड सन नहीं थे, दीज गाइज डिड नॉट अग्री टू लेट हिम हैव दैट। और सिर्फ यही नहीं, अदर स्टेट्स ऑफ जैतलपुर, सतारा, उदयपुर, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, ये सारे स्टेट्स इन्होंने ऐसे ही एनेक्स किए थे। बट रानी ऑफ झांसी हमें पता है कि खूब लड़ी मैदानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बिल्कुल रेडी नहीं थी इस चीज के लिए गिव अप करने के लिए, और उन्होंने एक बहुत टफ फाइट दी थी इनको। तो ऐसे ही बच्चे डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स था। इनफैक्ट लोग ऐसा कहते थे कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं है, दिस इज लैप्स ऑफ ऑल मॉरल ग्राउंड्स, यानी कि बहुत ही इमोरल तरीके से ब्रिटिशर्स जो है बाय हुक और बाय क्रुक दे यूज्ड टू ट्राई टू एनेक्स दीज प्लेसेस, और यही चीज इन्होंने हर जगह की थी। और चौथा तरीका जो था इनका एक्सपेंशन का, वो था ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिसरूल, यानी कि ये कहते थे कि जो भी रूलर वहां पे ऑलरेडी है वो ढंग से रूल नहीं कर रहा है, इज अ बैड गवर्नमेंट, इट हैज फॉर्म्ड अ बैड गवर्नमेंट और रूल। तो उस चीज से छुटकारा पहुंचाने के लिए ब्रिटिशर्स को इंटरवीन करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को इंटरफेयर करना पड़ेगा, ताकि वो गुड गवर्नेंस, बेहतर गवर्नमेंट गवर्नेंस और रूलिंग दे सके वहां के लोगों को। और यही इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने अवध में 1856 में किया था। इन्होंने 1856 में अवध में बिल्कुल यही बात कही। इन्होंने कहा कि अवध के जो राजा है वो बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो अपनी प्रजा को बहुत परेशान कर रहे हैं, और इसीलिए ब्रिटिशर्स को वहां पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करने के लिए इंटरफेयर करना होगा और इस राजा को हटाना होगा। लेकिन लोग जो थे अवध के, वो इसके पहले खुश थे, इसके बाद उनकी जिंदगी ज्यादा मुश्किल हो गई, और इसीलिए इन्होंने भी रिवोल्ट ऑफ जो है 1857 कर लिया था ज्वाइन। अब बच्चों बात आती है कि इनकी जिंदगी ज्यादा मुश्किल कैसे हो गई। देखो, इनके ऊपर इंपोज हो गया था बहुत ज्यादा टैक्स, इनको बहुत ज्यादा टैक्सेस ज्यादा देने पड़ते थे। जो सोल्जर्स थे, कई सारे अराउंड 75,000 सोल्जर्स, आपके मैक्सिमम सोल्जर्स जो इस एक्सपेंशन में यहाँ हेल्प कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, वो एक्चुअली अवध से बिलोंग करते थे, और उनको भी अल्टीमेटली क्या था, उनकी इनकम भी कम हो गई। एक तो उनके साथ ये प्रॉब्लम था, इनकम कम थी, उनको प्रॉपर प्रमोशन वगैरह नहीं मिल रहा था, प्लस अब जो उनकी फैमिली का लैंड था उसके ऊपर उनको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे लोगों के ऊपर टैक्स ज्यादा इंपोज हो गया था। साथ ही साथ उनकी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो भी उनके लैंड थे, जो भी लैंड ओनर्स थे, उनके लैंड को कॉन्फिस्केट कर लिया गया, यानी कि उनसे उनकी जमीनें छीन ली गई। तो मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो काम चल रहा है, वो अवध रूलर के अंदर मेरे पास थी, बट जैसे ही ब्रिटिशर्स आए मुझसे छीन लिया गया। तो ये इनकी पॉलिसी जो थी यहाँ पे आपकी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थे इनसे। ठीक है, उसके बाद शुरू हुई दूसरी प्रॉब्लम, वो थी डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर। बच्चे, ही वाज द लास्ट मुगल रूलर।
तो ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर बट ही वॉज स्टिल दी एम्परर, ये अभी भी एम्परर थे, इनके पास अभी भी हक था। लेकिन इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, इन्होंने ये कह दिया कि द नेम मुगल किंग रिमूव फ्रॉम कॉइन्स, यानी कि अब जो कॉइन्स होंगे, देखो कॉइन्स पे हमेशा गवर्नमेंट का या रूलर का नाम रहता है उनके सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए, उनके राइट्स को दिखाने के लिए। इन्होंने कहा कि अब इस मुगल का नाम किसी भी कॉइन पे नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, ये लोग रहते थे रेड फोर्ट में, इन्होंने कहा कुतुब मीनार के पास एक पैलेस है, वहां पे उस फोर्ट में आपको शिफ्ट होना होगा, अब आपको रेड फोर्ट में नहीं रहना है। All the Mughal kings before this had stayed in Red Fort, but Britishers ने कहा रेड फोर्ट अब हम ले लेंगे, आपके सारे सक्सेसर्स अब जाएंगे कुतुब मीनार के पास वाले फोर्ट में। इनफैक्ट इतना ही नहीं, अब उनको इंपीरियल टाइटल्स, यानी कि जो किंग वाले, जो राजाओं वाले, मुगल्स वाले, जो नवाबों वाले टाइटल्स होते हैं, वो टाइटल्स भी अब आपको नहीं दिए जाएंगे। इसकी वजह से सारी मुस्लिम्स के फीलिंग्स बहुत हर्ट हो गई, और जीनत महल जो कि बहादुर शाह जफर की वाइफ थी, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट कर दी, और वो भी उनके अगेंस्ट हो गई। फिर आता है नाना साहेब, जो कि हमारे बाजीराव सेकंड, बाजीराव जो दूसरे थे उनके बेटे थे, बट उनके अडॉप्टेड सन थे। इनके साथ जो बिहेवियर हुआ उससे भी लोग बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट में थे। तो बच्चा बाजीराव सेकंड के ये अडॉप्टेड सन थे, ब्रिटिशर्स ने इनको भी नेचुरली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला अप्लाई करके कहा कि आप अडॉप्टेड हो, आप ब्लड सन नहीं हो, हम आपको सेम दर्जा नहीं देंगे जो हमने बाकी पेशवाओं को दिया है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही वाज फोर्स्ड टू लीव कानपुर एंड स्टे अवे फ्रॉम हिज फैमिली। सोचो, उनको उनके परिवार से दूर कर दिया, उनको बोला कि आप अपने फैमिली के पास भी नहीं रह सकते हो, आप दूर में जाकर के कहीं रहो। और इसकी वजह से मराठा रीजन के जितने भी लोग थे, इनको बहुत नफरत हो गई ब्रिटिशर्स से, वो अपनी फीलिंग्स को उनके अगेंस्ट होल्ड करने लगे। लेकिन नाना साहब ने क्या किया, नाना साहब ने अपने पैसों से दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक जितने भी लोग थे उनके पास गए, अपने प्रॉपर्टीज वगैरह को यूज करके, और उनको बताने की कोशिश की कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स ही डिड नॉट सक्सीड, क्योंकि सारे लोगों को शक होने लगा कि शायद नाना साहब जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स तो इतना परेशान नहीं करते, और इस तरह से नाना साहब को जेल में डाल करके फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया गया। बट इसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दुख हुआ। फिर आता है एब्सेंटी सोवरिटी ऑफ द ब्रिटिश। देखो इसका मतलब क्या है बच्चा, रूल कौन कर रहा है अब हमें, अब नए रूलर्स कौन हो गए, अब नए रूलर्स हो गए हैं ब्रिटिशर्स। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पहले फॉरेन इन्वेडर्स नहीं रहे, जैसे मैंने आपको बोला हमारे यहाँ पहले भी फॉरेन इन्वेडर्स रहे हैं, राइट। वी हैव आल्सो हैड फॉरेन इन्वेडर्स बिफोर एज वेल। फॉरेन इन्वेडर्स कौन रहे हैं हमारे, हमारे मुगल्स रहे हैं, या पहले भी अलेक्जेंडर भी आए थे, इतने सारे लोग आए हैं, बट पीपल हैव बीन नॉट सो rebellious towards these rulers. Why? क्योंकि ये लोग क्या करते थे, ये लोग आकर के बस जाते थे इंडिया में, इंडिया को रूल करते थे, इंडिया में पावर के लिए जरूर फाइट करते थे, बट उसके बाद इंडिया को अपना मानते थे, यहीं पे रहते थे कॉन्कर करने के बाद, और इंडिया में सेटल होते थे, यहाँ के ही पैसों से इंडिया की भलाई करते थे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता था, इंडिया को डेवलप करते थे ये लोग, डेवलपमेंट पे लगाते थे पैसे, इट वॉज फॉर द इंडियंस। लेकिन ठीक है, ब्रिटिश रूल में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो है इनका ऑफिस कहां था, लंदन में, ब्रिटेन में, जो कि यहां से हजारों लाखों किलोमीटर्स दूर, हजारों नॉट लाखों, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, व्हिच मींस दे वर नॉट इवन इन इंडिया बट दे वर स्टिल ट्राइंग टू रूल इंडिया। तो आप यहां नहीं हो, फिर भी आप यहां पे हक जमाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी चीज ये कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लोगों को लगा कि यहाँ पे जो भी टैक्स या रेवेन्यू लिए जा रहे थे, या जो भी यहाँ के पैसे और रिसोर्सेज थे, वो लोग वो क्या कर रहे थे, दे वर ड्रेनिंग इट आउट, उसको ड्रेन कर रहे थे कहां, ब्रिटिश की तरफ। वो सारे पैसे जो है वो ब्रिटिश बहाकर ले जा रहे थे ब्रिटेन, इंडिया के भलाई के लिए कुछ भी यूज नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से भी लोग बहुत रिजेंट कर रहे थे कि यार ठीक है, तुम हमसे पैसे ले रहे हो, तुमने पावर ले लिया है, लेकिन कम से कम हमारे डेवलपमेंट तो करो, इन पैसों को ले जाकर के तुम लंदन में भला क्यों करो। तो ये प्रॉब्लम थी। फिर थे हमारे मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री कॉजेस क्या थे बच्चा, इल ट्रीटमेंट ऑफ द सोल्जर्स ऑफ इंडिया, उनको पैसे प्रॉपर नहीं मिलते थे। द ब्रिटिश सोल्जर्स वर पेड 8 times, ब्रिटिश सोल्जर्स got 8 times salary from what Indians used to get। यानी कि अगर इंडियंस को 1 रुपए दिया जा रहा है, ₹1,
तो सोल्जर्स जो वहां के थे उनको 8 रुपए दिए जाते थे। मतलब आप समझो अगर आपको 10,000 एज एन इंडियन मिल रहा है तो उन्हें 80,000 रुपीज मिलता था। कितना ज्यादा फर्क था और कितनी ज्यादा बुरी बात थी। साथ ही साथ इतना ही नहीं, उनको फॉर हैविंग अ ब्राउन स्किन डोमिनेट किया जाता था, उनको इल ट्रीटमेंट दिया जाता था कि एडुकेटेड नहीं हो, ब्राउन स्किन है आपका। ऊपर से उनकी रिलीजियस फीलिंग्स को भी हर्ट किया जाता था। तो अगर ब्रिटिशर्स कोई क्रिश्चियन है एंड दे वेयरिंग अ क्रॉस एंड समथिंग लाइक दैट, वो उनके लिए अलाउड है, वो सब चल जाता था। बट यहाँ पे हमें पता है कि हमारे यहाँ कई सारे लोग हैं जो रिलीजियस सिंबल्स कैरी करते हैं, कड़ा पहनते हैं, हाथ में गले में कुछ पहनते हैं, ताबीज पहनते हैं, सर पे टर्बन पहनते हैं, कान में कुछ पहनते हैं। तो दैट वेरियस कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क्स दैट दे यूज्ड टू हैव, ठीक है, बियर्ड्स या टर्बन्स। बट लोगों को ये रखने से भी मना कर दिया गया, जिसकी वजह से उनकी रिलीजियस फीलिंग्स भी सोल्जर्स की हर्ट होती थी कि ठीक है यार, एक तो हम आपके आर्मी में आपके लिए लड़ रहे हैं, ऊपर से आप हमें हमारी बेसिक चीजें भी नहीं फॉलो करने दे रहे हो। इतना ही नहीं, देयर वाज नो रिस्पेक्ट, उनको कोई रिस्पेक्ट भी नहीं दिया जाता था। तो डिसरिगार्ड फॉर द सेंटिमेंट्स ऑफ सीपॉयज, इसके पहले भी सीपॉयज थे बट उनको रिस्पेक्ट, इज्जत, आदर सब दिया जाता था, यहाँ पे उनकी कोई कद्र नहीं थी। फिर एक सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट शुरू हुआ जिसके तहत लोगों को ओवरसीज ट्रैवल करना था, ठीक है, यानी कि अब्रॉड जाना था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स वॉर लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स वॉर लड़ रहे थे पर्शिया से, ब्रिटिशर्स वॉर लड़ रहे थे इधर से टर्की से, इधर से उधर से, हजार तरह के वॉर्स चल रहे थे इनके। इसमें एक तो इंडियन सोल्जर्स को ले जा रहे हैं, ऊपर से इन्होंने ये एक्ट लगा दिया जिसमें इंडियन सोल्जर्स को इंडिया के बाहर ट्रैवल करना है। कुछ लोग तो रेडी थे बट ब्राह्मण्स रेडी नहीं थे, क्योंकि ब्राह्मण्स के अंदर एक टैबू, एक बिलीफ सिस्टम था कि अगर वो ओवरसीज जाते हैं, अगर वो 7 समंदर पार करते हैं तो उन्हें पाप चढ़ेगा, वो ब्राह्मण नहीं रह जाएंगे, जो भी अलग अलग बिलीव्स थे उनसे। तो इसकी वजह से दे वर फोर्स्ड, अगेन दे वर बीइंग फोर्स्ड, जो ब्राह्मण सोल्जर्स थे उनको फोर्स किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये जो टैबू था उनका कि उनको बाहर अब्रॉड ट्रैवल नहीं करना है, उनकी फीलिंग्स जो है, सेंटिमेंट्स, वो हर्ट हो गई और फिर उनके अंदर आ गई एक फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट बिकॉज दे वर नॉट बीइंग कंसिडर्ड। इतना ही नहीं, ब्रिटिश आर्मी चाहे कोई भी वॉर लड़ रही हो, वहां पे लार्ज पोर्शन हमेशा इंडियंस ही होते थे। सो इजियर फॉर इंडियन सीपॉयज टू टेक आर्म्स अगेंस्ट ब्रिटिश। तो लोगों ने 1857 तक ये भी रियलाइज कर लिया कि यार ब्रिटिश आर्मी में मोस्टली कौन से लोग हैं? इंडियंस। तो अगर ज्यादातर इंडियंस है और आर्मी ही अगर रिबेल करती है तो ब्रिटिशर्स कैसे टिकेंगे? उसमें तो ब्रिटिश ट्रूप्स बहुत कम है, तो हम जो है उनके अगेंस्ट हथियार उठा सकते हैं। डलहौजी इवन रिकमेंडेड मोर ब्रिटिश सोल्जर्स इन आर्मी बट इट वाज नॉट हैपनिंग। तो लोगों को ये समझ आ गया था कि ब्रिटिशर्स नहीं आ रहे हैं आर्मी में, ज्यादा इंडियंस ही ज्यादा हैं, तो वो यहाँ पे अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करके ब्रिटिशर्स के ऊपर उल्टा अटैक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, देखो दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, आप कहीं भी जब काम करते हो, आप कहीं पे भी जब जाते हो, व्हेनेवर यू गो वर्क समवेयर, आप वहां क्यों जाते हो? आप वहां पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी देखते हो, ठीक है, आप देखते हो कि आपकी ग्रोथ कहां तक हो सकती है, आपका फ्यूचर कितना सिक्योर है, आप आगे जाकर के क्या करोगे। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर्स के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्यों? क्योंकि एक इंडियन बंदा प्रमोट होकर के मैक्सिमम सूबेदार के पोस्ट तक जा सकता था, उसके ऊपर कोई भी नहीं जा सकता था। इसकी वजह से जो प्रोस्पेक्ट्स थे एक इंडियन आर्मी मैन के, एक सोल्जर के, वो बहुत ही ब्लीक थे, बहुत फ्यूचर जो है बिल्कुल अंधेरे में था। तो उन्हें लगता था कि अगर हम आर्मी ज्वाइन भी कर ले तो फायदा क्या है, सूबेदार से ज्यादा हम ऊपर कुछ भी नहीं बन सकते। All the important posts, all the higher posts were reserved for the Britishers। यानी कि यहाँ पे सब कुछ बोल दिया, IAS, IPS, इस तरह की पोजीशंस उनके लिए देंगे, आप सिर्फ हवलदारी बन सकते हो। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद डेप्रिविएशन ऑफ अलाउंसेस, यानी कि पहले तो इनकी इनकम हमें पता है कि कम कर दी गई थी, इनको कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? इनकी पोस्टिंग। इनकी पोस्टिंग पहले तो होती थी इनके घरों के पास, तो चलो एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं भी दिया है तो रहने का खर्चा ये सब नहीं होता, तो जितने पैसे मिले अपने घर में रह करके लोग अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन अब ये लोग ब्रिटिश सोल्जर्स जो सीपॉयज थे, दे वर बीइंग पोस्टेड इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री। यानी कि कोई अगर उत्तर प्रदेश का बंदा है तो उसको महाराष्ट्र भेज दिया, महाराष्ट्र के बंदे को तमिलनाडु भेज दिया, तमिलनाडु के बंदे को दिल्ली भेज दिया। तो लोग नॉर्थ से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ, ऐसे इधर उधर अब ट्रैवल कर रहे थे।
थे। तो अब क्योंकि ब्रिटिश का डोमिनियन बढ़ रहा था, उनकी एक्सपेंशन हो रही थी, तो इन बेचारे सोल्जर्स को अलग अलग जगह पे पोस्टिंग दी जा रही थी। अब ऐसे केस में इनकी इनकम को कहां ऊपर होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, क्योंकि इनका खर्चा बढ़ रहा है, इनको अपने घर भी पैसे भेजने और अपना गुजारा भी चलाना है, इनके पैसे और घटा दिए गए थे। तो दे वर रिक्वायर्ड टू सर्व एरियाज अवे फ्रॉम होमलैंड बट विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट। इन फैक्ट नो एडिशनल भाटा, नो एडिशनल फॉरेन अलाउंस वाज नॉट गिवन, वो भी नहीं दिया जा रहा था। और इतना ही नहीं, द पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854 मेड इट इवन मोर डिफिकल्ट। अब क्या है, पहले जो आर्मी के लोग हैं वो जहां भी जाते थे उनको लेटर्स भेजने दिया जाता था, अपने घरों पे चिट्ठियां भेजते थे लोग, चिट्ठी लिखा करते थे। तो ये तो अच्छी बात है, बट चिट्ठी उनको पहले फ्री में लिखने दिया जाता था, उनको पोस्ट करने के पैसे नहीं लगते थे, क्योंकि वो सोल्जर्स थे, वो गवर्नमेंट के लिए, कंट्री के लिए लड़ रहे होते थे, उनको सर्व कर रहे होते थे, तो उनको फ्री में ये सर्विस दी जाती थी। बट 1854 में जो ये पोस्ट ऑफिस एक्ट आ गया था, इसके अंदर नाउ दे वर सपोज टू पे फॉर देयर पोस्टेजेस। जो प्रिविलेज ऑफ फ्री पोस्ट था ये उनसे छीन लिया गया था। तो सोचो, एक तो वो घर से दूर है, अपना खर्चा और घर का खर्चा दोनों उठाना है, इनकी इनकम कम है, ऊपर से अब ये घर पे बात भी नहीं कर सकते, अगर करना है तो उनको अलग से पैसे लगाने होंगे जो कि उनके पास पहले नहीं थे। तो अब घर से कनेक्ट करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। साथ ही साथ फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स, यानी कि जो इंपॉर्टेंट लोकेशन थे जैसे कि दिल्ली, इलाहाबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट गढ़ था ब्रिटिशर्स का। अगर इन जगहों को अटैक किया जाता, आप ऐसा समझ लो कि इनका बेस था कोलकाता, इलाहाबाद, दिल्ली, तो ये सारे जगहों पे अगर ब्रिटिशर्स को अटैक कर दिया जाता तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते। इन सारे जगहों पे इंस्टेड ऑफ हैविंग ब्रिटिशर आर्मी, दे इनफैक्ट हैड इंडियन आर्मी। तो बेसिकली उनकी देख रेख असल में कौन कर रहा था, इंडियन आर्मी ही कर रही थी। इंग्लैंड वाज एंगेज्ड इन वेरियस वॉर्स आउटसाइड इंडिया, ये बाकी लोगों के साथ लड़ाई झगड़े में ही व्यस्त थे। उसमें एक तो इंडियन फोर्स होते थे, बट यहाँ पे जो फाइनल देखभाल है, यानी कि बागडोर जो मेन इनके जगह की संभालनी थी, वो इंडियन सोल्जर्स ही संभाल रहे थे। तो इंडियन सिपॉइज ने ये फिगर आउट किया कि यार अगर ये मेन अड्डा है, ठीक है, दिस इज द मेन सेंटर, अगर इसको अटैक किया तो सब कुछ खत्म, या तो हमें ही गार्ड की तरह लगाया है, अगर हम ही पलट कर ब्रिटिशर्स पे अटैक कर दे तो उनकी सेफ्टी के लिए तो कोई है ही नहीं खड़ा होने को। तो ये थॉट इंडियन सिपॉइज के अंदर आ गया था, बिकॉज ऑफ ऑल द अदर फीलिंग्स वो अगेंस्ट होते जा रहे थे ब्रिटिशर्स के। उन्होंने ये फिगर आउट कर लिया कि इफ दे अटैक द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश पीपल इन दिल्ली एंड इलाहाबाद, तो ब्रिटिश नहीं टिक पाएगी उनके सामने। ऑल ऑफ देम मेड दिस टू गो फॉर स्ट्राइक एट सूटेबल टाइम। तो उन्होंने ये फिगर आउट कर लिया कि बिल्कुल सही समय देख करके इनके ऊपर हम कर देंगे वापस जो है अटैक, ठीक है। उसके बाद पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। तो अब यार इसके साथ साथ ब्रिटिश ट्रूप का भी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बुरा होने लग गया था। तो जो ब्रिटिश थी, जो उनकी आर्मी थी, एक तो वो पहले से कम थी, और जो थोड़ी बहुत थी भी वो बहुत ही पुअर कर रही थी परफॉर्म। फर्स्ट अफगान वॉर में, पंजाब वॉर में, क्रिमियन वॉर में, ये सारी जगह उन्होंने जो है दैट पूप्ड, ठीक है, बिल्कुल वहां पे गंद मचा दी थी, उन्होंने हार गए थे बुरी तरीके से। तो संथल ट्राइब्समैन ने ये रियलाइज कर लिया और उन्होंने क्या कर दिया, बंगाल और बिहार में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स लड़ गए बिल्कुल और अटैक कर दिया। देखो ब्रिटिशर्स ने इनको सप्रेस तो कर दिया था, संथल्स को दबा दिया उन्होंने, लेकिन बाय दिस टाइम जो ब्रिटिशर्स को झटका लगा ना, बहुत बुरी तरह से हिल गए थे वो। तो इन लोगों ने ये फिगर आउट कर लिया कि ब्रिटिशर्स इनविंसिबल नहीं है, ऐसे नहीं है कि इतने ताकतवर है कि इनके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। इनको ये समझ आ गया कि अगर सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो ब्रिटिशर्स को हराया जा सकता है। साथ ही साथ फिर आ गई लोअर सैलरीज की बात। तो बच्चा वेजेस जो मिलते थे, हमने आपको पहले ही बताया, इसीलिए बाकी लोग जो दूर दराज जाकर रह रहे थे उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। उनको बहुत कम पैसे मिलते थे, तो अपनी फैमिली को मेंटेन करना इतने कम पैसों में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि 8 टाइम्स ज्यादा मिलते थे किसे, उन लोगों को जो ब्रिटिशर्स आर्मी से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक लेकर के आपको फटाफट बता देना चाहती हूँ वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में। बच्चा ये सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपको क्या क्या मिलता है ये भी पता चलेगा। ये देखो, सी इफ दिस इज द वीडियो दैट यू आर वाचिंग, इस सब्सक्रिप्शन के लिए आप यहाँ जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो मोर पे जाओगे और यहाँ पे आपको ये देखिए सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ, इस लिंक पे जाना है, या फिर ये जो कमेंट सेक्शन में पिन्ड है लिंक, यहाँ पे जाना है, ठीक है। आप इनमें से किसी भी लिंक पे कर दो क्लिक। चलो हम करते हैं, कहाँ गया लिंक, ये रहा, यहाँ पे क्लिक। तो बच्चे जब आप इस सब्सक्रिप्शन के लिए आगे जाते हो, एंड व्हेन यू सब्सक्राइब टू दिस वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, जस्ट 1 सेकेंड, या तो यहाँ पे आपको अपने आप ऑप्शन आता है अपने ग्रेड्स, अपने टारगेट को सिलेक्ट करने का, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन गेट स्टार्टेड।
इस सब्सक्रिप्शन के साथ बच्चे आपको मिलते हैं लाइव इंटरैक्टिव सेशंस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, डाउट सॉल्विंग, ये सब कुछ मिलता है। यानी कि जितने सेशन चाहो उतने सेशन कर सकते हो अटेंड, और सारे सेशंस होंगे बिल्कुल लाइव। साथ ही साथ आपको मेंटी के लिए अलग से वेट नहीं करना होगा, क्योंकि इनके हर सेशंस में होगा क्विज, जो कि आपको मौका देगा टू कम्पीट विद द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। आपके सारे डाउट्स विद द हेल्प ऑफ क्लास टीचर्स इन दिस सेशन एंड द मास्टर टीचर्स हो जाएंगे क्लास में रिजॉल्व। हर कुछ दिन पे टेस्ट मिलता है जिससे आप ट्रैक कर सकते हो अपने प्रोग्रेस को, असाइनमेंट्स मिलते हैं चैप्टर वाइज। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। 3 तरह के सब्सक्रिप्शन मिलता है, लाइट, क्लासिक एंड प्रो। बच्चों लाइट सब्सक्रिप्शन जब आप कोड अप्लाई करोगे, देखो एंक प्रो कोड अप्लाइड है, ये कोड है मेरा ANKPRO। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करते हो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। देखो ये 38,000 का, दिस इज द क्लासिक सब्सक्रिप्शन, ये सिर्फ 35,000 का आएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन 55,999 का सिर्फ 50,000 में आ जा रहा है, 10%। यानी कि टोटल आपका 61,000 का जो प्लान था वो सिर्फ 50,000 में आ जा रहा है। ठीक है, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो ये बेसिक चीजें तो सारे प्लान्स में मिलती हैं, बट अगर आपको सेशन के बाद भी डाउट है तो आप डाउट सॉल्विंग ऐप यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप सेशंस के बाद अपना डाउट कर सकते हो रिजॉल्व यूजिंग द क्लासिक सब्सक्रिप्शन। बट अगर आप मेरे जैसे हो और आपको चाहिए ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन गाइड, तो बच्चा आपके लिए ये ऐप के साथ साथ पर्सनल मेंटर भी आते हैं जो आपको मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसका आपको एक बेनिफिट और है कि अगर आप श्योर नहीं हो कि आप पूरे सेशन के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हो तो बच्चे आप मंथली पैकेजेस ले लो, जो कि 2340 रुपीज में लाइट का, प्लस का क्लासिक का 2970 में, एंड प्लस का आता है 4230 में। देखो जब आप सब्सक्राइब करते हो बच्चा तो आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड मिलता है जहां पे आप माई सेशंस में पास में जाकर के रिप्लेस यहां से देख सकते हो। आप रिप्ले पे क्लिक करोगे तो इस सेशन का रिप्ले चलेगा, नोट्स पे क्लिक करोगे तो नोट्स खुलेंगे। ये देखो रिप्ले किया तो यहाँ ये चला, और नोट्स पे क्लिक किया तो ऐसे नोट्स खुलेंगे जो कि हैंड रिटन नोट्स ऑफ मास्टर टीचर्स के साथ आपको मिलते हैं। आप इन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आप अगर यहाँ कंटेंट में आते हो तो ये देखो शेयर टेस्ट्स होते हैं, जितने भी टेस्ट्स हुए हैं वो सारे के सारे आप यूज कर सकते हो, यानी कि सैंपल पेपर वगैरह की स्ट्रेस खत्म हो गई। और यहाँ से देखिए रिप्ले कर सकते हैं, अगर आपका कोई रिप्ले, अगर आपका लाइव सेशन छूट गया है आप रिप्ले देख सकते हो, बट रिप्ले में भी बहुत मजा आएगा क्योंकि यहाँ पे होते हैं इंटरैक्टिव सेशन। समझ रहे हो कैसे? क्विजेस बिल्कुल लाइव होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका क्विज का लिंक, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे सारे डाउट्स वगैरह सब क्लैरिफाई हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ ऑसम इट इज। नाउ वी कम बैक टू द होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन पे एक नजर डाल लेते हैं। When did Lord Dalhousie annex Awadh? 1850, 1750, 1856 और 1756। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब छीन लिया था अवध के नवाब से? दूसरा बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था? जून 1857, जुलाई 1857, जून 1757 और जुलाई 1757। बच्चे आपने जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप जवाब कहां दोगे? कमेंट सेक्शन में। सो विद दिस गाइज वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। नाउ स्टूडेंट्स, आई जस्ट क्विकली वांट टू रिमाइंड यू दैट इफ यू एंजॉयड द सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा अगले वीडियो का। ऑल्सो गाइज प्लीज मेक श्योर कि होमवर्क क्वेश्चन के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दे रहे हो, ताकि आप लीडर बोर्ड पे नेक्स्ट सेशन में कर सको अपीयर। साथ ही साथ डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू लीव योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज जब हम डाउट और मेंटी सेशन करेंगे आपके डाउट्स हम कमेंट सेक्शन से ही करेंगे पिक। ठीक है, so with this we have come to the end of the session. Thank you so much everyone. Till the next session, till I see you next, stay home, stay safe, and take good care of yourself and your loved ones. Bye guys, good night.